आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की जिला कैथल की सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। ये मीटिंग जोन लेवल पर रखी गई थी और किस प्रकार से संगठन को आगे और मजबूती दी जाए और किस प्रकार से संगठन की आगे हरियाणा में चलते हुए HPSC और HSSC के घोटालों को देखते हुए उनको मद्देनज़र रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत हुई थी किस प्रकार और क्या रूपरेखा संगठन को आगे लेनी चाहिए। सर, बुढ़ापा पेंशन का ये है कि लगभग 2 लाख के आसपास बुजुर्गों के जो आए हैं बुढ़ापा पेंशन काटने की बात आ रही है, क्या कुछ है? देखिए, बहुत निंदनीय की बात है। सरकार को इस तरह का कानून बनाना ही नहीं चाहिए। बुजुर्गों को पेंशन इस बात के लिए नहीं दी जाती कि भी उनकी आमदनी कितनी है। बुजुर्गों को पेंशन इस बात के लिए दी जाती थी कि भी उनके परिवार में, उनके घर में, उनके मान सम्मान में कभी कमी ना आए। सरकार को एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। इस सरकार की एक बड़ी खासियत है, ये कोई भी फैसले लेती है तो अपने कान बंद कर लेती है। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा इस सरकार के लिए उदाहरण है कि आपको लोगों की सुननी चाहिए पहले और फिर आपको कोई कानून बनाना चाहिए। ये जो बुजुर्गों की पेंशन को काटने का इन्होंने फैसला करा है, जिन भी बुजुर्गों की 2 लाख से ज़्यादा पेंशन है कि उनकी पेंशन कटी जाएगी। अब मैं आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूँ कि भाई हरियाणा की लगभग 60% जो आबादी है वो गांव में रहती है और जो शहरों में भी रहते हैं। तो हमारे भारत की संस्कृति की एक बड़ी पुरानी परंपरा है, पुराना हमारा कल्चर है, संस्कृति है कि भाई जो परिवार है वो इकट्ठा रहता है और जब तक परिवार के बड़े बुजुर्ग घर में बैठे तो चाहे वो आमदनी हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे मकान हो, सब उनके ही नाम पर होता है। अब जिस परिवार की ज़मीनों का आगे बंटवारा नहीं हुआ, जाहिर सी बात है भी उसके इनकम टैक्स रिटर्न में भी जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग मेंबर होंगे उन्हीं का नाम आएगा। तो बहुत जाहिर सी बात है कि भी 2 लाख से ज़्यादा हो सकती है आमदनी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बुजुर्ग की अकेले की आमदनी 2 लाख है। वो 2 लाख आमदनी पूरे परिवार की होती है। ये बहुत ही निंदा की और बहुत ही शर्मनाक बात है कि सरकार को आज तक इस चीज़ का भी एहसास नहीं हुआ। जननायक चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों की पेंशन, बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए शुरू करने का काम करा था। सरकार ने ये फैसला लेकर के ना केवल बुजुर्गों का अपमान करने का काम करा है, जननायक चौधरी देवीलाल का भी अपमान करने का काम करा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मैं पहले कहता था किसान आंदोलन या राजनीतिक आंदोलन है जो दिखाई देने लग रहा है, और मैं तो पहले क्या करता था कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी का बी टीम का आदमी है। आज इन्होंने मिल करके ये जो फैसला करा है बुजुर्गों, क्या करते थे ताई, इंद्रों की सौगन खा के क्या करते थे कि ताई मैं तो पेंशन भी 5100 कर दूंगा, ठेके भी बंद कर दूंगा। ठेके गांव के पास और खोल दिए और हाँ यूं है ताऊ की पेंशन जरूर काट दी इसने। तो ये जो बात करते हैं किसान आंदोलन की, इनसे जरा ये तो पूछो, अगर इतना ही आपको लग रहा था ये ढकोसला है तो फिर क्यों भी आपने कानून वापस लिए। और भैया अगर कोई किसान संगठन भी चुनाव लड़ना चाहता है तो ना तो उनके पास ये ताकत है कि वो रोक दे किसी को, ना आप में है ना मेरे में। ये ताकत केवल और केवल जनता के पास है। उनको जवाब जनता देने का काम करेगी, आपका काम जवाब देना नहीं है। अगर आपने जवाब देना है तो पत्रकारों के बजाय इस प्रदेश की जनता को जवाब दीजिए। जो आपकी सरकार में इतने घोटाले हुए, जो आपके डिपार्टमेंट में इतने घोटाले हुए, उनका जवाब देने का काम कीजिए। परिवार एक होने की बात चल रही है बार बार, क्या 1 तारीख को कह रहे हैं? बात कब नहीं होती जी, रोज कोई ना कोई आके कोई बात कर देता है। पर जैसे कि हमने पहले भी ये बात कह रखी है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये साफ बात कह रखी है, जो पार्टी के गद्दार हैं उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। तो उनके द्वारा अब तक कहा नहीं गया परिवार एक होने के कारण? किनके द्वारा? अजय चौटाला की कहाँ के हमने? आपके आगे क्या होगा जी, हमारे आगे परिवार में? अजय चौटाला ने भी बयान दिया है कि बोला है कि जनवरी में वो भी हो जाएगा अगर ओम प्रकाश चौटाला जी चाहेंगे। आप एक चीज देखिए, अजय चौटाला जी का, जजपा का ले लो, इनके मौसम के साथ साथ बयान भी बदलते हैं। ये क्या कह रहे थे कि भाई जब कृषि कानून आए हैं इनके अंदर संशोधन हो जाएगा, हटेंगे नहीं, हट गए तो वाह मोदी जी क्या गिफ्ट दे दिया आपने हमें। जब परिवार अलग हो रहा था तो चौटाला साहब हमारे आदरणीय हैं, और जब चुनाव लड़ने की बात है तो नाक रगड़ाने की बात कहने लगे। तो इनके तो जी मौसम के साथ भाषण भी बदलते हैं, इनके मौसम के साथ बयान भी बदलते हैं। अभी जो मौसम है जजपा के लिए बहुत गर्मा गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इनको चाहिए कि भी कोई थोड़ा सा हमें सहारा मिल जाए। तो क्या लगता है सर आपको ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? तो आप बताओ,
आपने देखा होगा गांव में इनका क्या हाल है, जब इनके नेताओं को कोई चाहता नहीं है, जब इनका विरोध इतना हो रहा है, तो भाई वो तो फिर कहीं ना कहीं अपनी पुरानी गलतियों को मानेंगे। फोटो वायरल कर रहे हैं सर चौटाला साहब के साथ। मैं कहता हूँ एक चीज़ बताओ जी, आप भी अपने दादाजी से मिलते होगे, जी पैरों के हाथ लगाते होगे जी। आपने करी कभी वायरल? क्या जरूरत ऐसी पड़ गई कि भाई ये फोटो भी वायरल करनी पड़ रही है? क्या जरूरत ऐसी पड़ गई कि ऐसे तरह के टैग लगाने पड़ रहे हैं? ये सारा इनका रोज का ही काम है। इन्होंने और कुछ नहीं, इन्होंने तो एक राजनीति करनी है, इन्होंने तो एक शोबाजी करनी है, और ये आज से नहीं करते आ रहे, ये पहले से करते आ रहे हैं। और यही चीज़ें हैं जो किसी भी संगठन को ना तो पसंद है ना। आप ग्राउंड पे काम करो, लोग अपने आप आपके साथ लगेंगे, आपको ये सब हथकंडे करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। इनेलो पंजाब में अपना रोल हमेशा अदा करती रही, अब की बार इलेक्शन में कोई गठबंधन। देखिए जी, ये फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का है, चौधरी अभी सिंह जी का है। कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जो जिम्मेवारी लगाएगी हम उसको पूरी तरह से निभाने का काम। सरकार ने सर यूनिवर्सिटियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जिसमें विधानसभा में भी काफी हंगामा हुआ, तो ISO जो छात्र इकाई है क्या कुछ करेगी सर? देखिए जी, हमारी जो छात्र इकाई है, हमने इनका कॉलेज लेवल पर इसका विरोध करने का भी काम करा है, साथ ही साथ छात्र इकाई ने गवर्नर से भी टाइम मांगने का काम किया था, पर उस समय गवर्नर साहब ने हमें टाइम नहीं दिया था। लेकिन हम आज भी इस फैसले के खिलाफ है। यूनिवर्सिटी की जो एक ऑटोनॉमी है वो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को छीनने का काम करते हो तो आप उस एजुकेशन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने का काम करते हो। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि प्रत्येक यूनिवर्सिटियों के अंदर जो ये वाइस चांसलर लगाए गए हैं ये ज़्यादातर RSS के आदमी हैं, और जिस प्रकार से या भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फेरबदल करने का काम कर रहे हैं, ये हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ भी करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे देश के इतिहास को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। पर इसका पूर्ण रूप से हमारा छात्र संगठन, हमारा युवा संगठन और हमारी जनरल बॉडी तीनों ही इसके विरोध में है, क्योंकि ऐसे डिसीजन से ना केवल देश के आज के युवा पे फ़र्क पड़ता है, पर ऐसे फैसलों से देश के आने वाले कल के युवा पर भी फ़र्क पड़ता है। सर, इलाहाबाद उपचुनाव में लगातार किसान नेता गुलाम सिंह चढ़ोनी की जो वहाँ भूमिका रही, लगातार इनेलो के निशाने पर रहे, लेकिन अब एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, सर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो चढ़ूनी साहब से आप पूछे क्या उनके मन में मंशा थी, वो क्लियर कर देंगे आपको। भाई हमारे मन में जो बात थी, कोई अगर हमारे से कोई सवाल है तो मैं उसका पूरा जवाब दे सकता हूँ। जी, चढ़ूनी साहब क्या सोच के कोई फैसला लेते हैं वो तो केवल और केवल वो जाने। हरियाणा सरकार द्वारा ओमिक्रॉन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई, लेकिन वही रैलियों की तैयारियां की जा रही है और आमजन कोई प्रोग्राम करता है तो उन पर रोक लगाई जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये पहली बार हो रहा है? आप मेरे को बताएं, अगर सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करा हो, क्या ये पहली बार हो रहा है हमारे देश में? आप एक चीज़ देखो, डेल्टा को फैलाने में सबसे ज़्यादा किसका हाथ था? हमारे देश के प्रधानमंत्री का। जब तक प्रधानमंत्री जी की रैलियाँ हो रही थी तो डेल्टा नहीं था। उसी प्रकार ये सरकार अभी तैयारी कर रही है अपनी रैली की, कोई जनवरी में करेंगे, कोई कहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है भाई सरकार आपको साफ कह देगी भी नहीं है कि जब सरकार की पूरी हो जाएगी तब भाई वो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, आम आदमी को इन्होंने मारना है। ना कोई अस्पताल पे जोर देते हैं, ना किसी और चीज़ पे जोर देते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए, जो ऑक्सीजन प्लांट लगनी चाहिए, जिस प्रकार से भी वेंटिलेटर के थ्रू, क्योंकि एक वेंटिलेटर पे 4-4 लोगों को लगाया जा रहा था, उसकी वजह से जो ब्लैक फंगस फैला है उस पर कोई गौर नहीं करा। आओ करनाल सिविल हॉस्पिटल या हरियाणा के प्रत्येक सिविल हॉस्पिटल में चलो, क्या तैयारी करी गई है हाउस के अंदर, ये भी सरकार से सवाल पूछे गए थे। लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि इन पे वो कभी जवाब नहीं दे पाई। और ये कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूँ कि भी ये सरकार जो है ये केवल और केवल अपने फ़ायदे में, चाहे इनको 1000 करोड़ लोगों की भी बलि देनी पड़े, ये सरकार इतनी बेशरम है, ये संगठन इनका इतना बेशरम है कि इनको इस बात का फर्क नहीं पड़ता। तो क्या सर वैक्सीनेशन को लेकर भी काफी घोटाले सामने आ रहे हैं? इसको वैक्सीनेशन को बिल्कुल है। आप एक चीज़ बता दो, सरकार कहती है कि कैथल में 100% वैक्सीनेशन होगी। मैं सिर्फ कैथल जिले की बात करूँ, अब मन पे हाथ रख के बताओ मेरे को कि कितनों ने कराई है। तो ये तो केवल और केवल सरकारी अफसर अपने आंकड़े पूरा करने का काम करते हैं। वैक्सीनेशन अभी पूरी तरह से करी नहीं। तो कैसे अगर पूरी तरह से करी जाती तो ना ही ओमिक्रॉन का कभी इतना बड़ा डर होता, और अगर सही मन से करी जाती तो शायद हमारे देश में जो डेल्टा की वजह से जिन नागरिकों की मौत हुई है उनकी भी ना होती। सर, जिसकी आय 6 लाख से ज्यादा है उसका OBC आरक्षण खत्म करने का निर्णय लिया गया है। क्रीमिलेयर को कम। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि भी ये सरकार जो है ये हर तरीके से जो आम नागरिक को किसी को कोई ताकत मिलती है उनकी ताकत को ये कम करने का काम कर रही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है
जब ये बुज़ुर्गों की पेंशन काट सकते हैं, जब ये गरीबों के गैस के सिलेंडर की सब्सिडी ख़त्म कर सकते हैं। आपको याद है क्या नारा लगाया था? आधे देश को कह करते थे आप अपनी सब्सिडी छोड़ दो तो मैं गरीबों को दे दूँगा। फिर उसके बाद जब लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी तो इन्होंने गरीबों की भी लेने का काम करा। ये उसी तरह से आज ये 6 लाख से ज़्यादा पर काटने का काम करेंगे, फिर ये 4 पर ले आएंगे, फिर ये 2 पर लेंगे और फिर इस तरह से पूरी तरह से काटने का काम करेंगे। ये सरकार केवल और केवल अपनी खुद की सोच पर चलती है, ना तो ये जनता की सरकार है ना इस देश की सरकार है। सर, कोरोना वायरस की बात करते हैं तो सरकार जो है अपने तरीके से, लोगों का कहना है, कई बार बात होती है कि अपने तरीके से लोग जो लॉकडाउन लगाती है अपने तरीके से ही कोई गाइडलाइन जारी करती है। क्या कोरोना वायरस है सर, या फिर सरकार जो है एक हथकंडा अपना रही है बहुत बड़े लेवल पे? क्या बात करो, कोरोना वायरस है? आप उन परिवारों से पूछो जिन परिवारों में मृत्यु हुई है। ये किसने कह दिया कि कोरोना वायरस नहीं है? कोरोना वायरस तो बिल्कुल है, पर जिस तरह से सरकार हैंडल करती है वो एक बहुत गलत चीज़ है। वरना आप चलो, मैं कितने घरों में आपको दिखा दूँ जिनमें मृत्यु हुई है, उनसे एक बार पूछ के तो देखना कि जी कोरोना है कि नहीं है, वो आपको जवाब देंगे इस बात का। जिन परिवारों पे इतनी पीड़ हुई है, जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को उनका दम घुटते हुए, उनकी मृत्यु होते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने, और कई तो ऐसे परिवार हैं जिनमें एक बच्चा रह गया, पूरा का पूरे परिवार ख़त्म हो गया। आप कैसे कह सकते हो कि भी कोरोना नहीं है? ये सरकार के हथकंडे है। ये कोरोना है और सरकार की नाकामी भी है। सर, कई ऐसे टेस्ट हुए हैं सर, एक ही टाइम पर 2 बंदों की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई। बात अब कैथल वाली आपने जैसे बात करी वैक्सीनेशन की, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे को बता दो पूरे कैथल में 100% हुई है कि नहीं? ये केवल और केवल अपने कागज़ पूरे करने का काम करती है सरकार। कागज़ पूरे करने का मतलब ये नहीं है कि काम ढंग से कर रही है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से नाम दर्ज करवाने और रोजगार देने की बात सरकार कह रही है। ऑलरेडी पहले से ही एम्प्लॉयमेंट न्यू एक्सचेंज के द्वारा बच्चों को रोजगार दिया जा रहा था, उनको भत्ता दिया जा रहा था। सरकार इस पे क्या यू टर्न ले रही है? आप एक चीज़ देखो भाई, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नाम और रजिस्ट्रेशन कराना चलो ठीक है, बढ़िया बात है, पर अगर एम्प्लॉयमेंट ही देनी थी तो जो पेपर लीक हो रहे इतने सारे, उस पर भी तो रोक लगाई जा सकती थी। अगर एम्प्लॉयमेंट देनी होती तो आज हरियाणा प्रदेश 35% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। उससे भी आपको चौंकाने वाली एक बात बताता हूँ। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, लास्ट दिन जब वो मुख्यमंत्री थे, तो हरियाणा प्रदेश का बजट, हरियाणा प्रदेश का रिजर्व पैसों का 600 करोड़ सरप्लस में था। यानी आने वाली सरकार को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 600 करोड़ रुपए इस प्रदेश की सरकार के खाते में दे करके गए। आज हरियाणा प्रदेश का जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, 2 लाख करोड़ के कर्जे में है। 2 लाख करोड़ का कर्जे का मतलब है आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी, इस प्रदेश के प्रत्येक युवा के ऊपर, प्रत्येक नागरिक के ऊपर, इस प्रदेश के हर नागरिक के ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा है। ये सरकार रोजगार दे रहे ना दे रही ये मेरे को नहीं पता, पर इस सरकार से सवाल करने वाला ये है कि जो आपके ऊपर जो कर्जा लगाया है इस सरकार ने 2 लाख रुपए का, फिर वो किस प्रकार से पूरा करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।